इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सोशल मीडिया की हवा हवाई बातों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों के बीच 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। डीए पूरे 60% पर पहुंच गया है। लेकिन ठहरिए, क्या बैंक खातों में इसका पूरा पैसा अगले महीने आएगा या फिर से सिस्टम की देरी का शिकार होना पड़ेगा? जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जय हिंद। तो आज 18 अप्रैल 2026 की तारीख है और जिस पल का हर कोई, मतलब मुझे लगता है जनवरी से ही लोग इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली आ गया है। बिल्कुल, हर किसी की जुबान पर पिछले कई महीनों से एक ही सवाल था कि कैबिनेट मीटिंग आखिर कब होगी। हाँ, और महंगाई भत्ते पर क्या फैसला आएगा। सही बात है। मतलब कोई कह रहा था कि सरकार डीए को फ्रीज करने वाली है, कोई 4% बढ़ोतरी के बड़े बड़े दावे कर रहा था। लेकिन आज कैबिनेट ने पूरी तस्वीर एकदम साफ कर दी है। जी बिल्कुल, डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल गई है। मतलब जो आंकड़ा 58% पर था, वो उछलकर सीधा 60% के उस जादुई नंबर पर पहुंच गया है। और आज के इस डीप ड्राइव का मकसद सिर्फ ये खबर सुनाना नहीं है। आज हम उस पूरी मशीनरी को डीकोड करेंगे जो इस पैसे को, मतलब दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से निकालकर सीधा हमारे पेंशनर्स और कर्मचारियों के खातों में डालती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐलान होना एक बात है और खाते में पैसा आना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, तो हम समझेंगे कि ये बढ़ा हुआ पैसा कब क्रेडिट होगा, एरियर 3 महीने का बनेगा या फिर 4 महीने का, और सबसे बड़ी बात, 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी रिवीजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना, 8वां वेतन आयोग या जो भी नया मॉडल आएगा, हाँ, उसमें ये 60% का आंकड़ा क्या भूचाल लाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस 2% के आंकड़े से। इसे समझने के लिए हमें पहले उन अफवाहों को दरकिनार करना होगा जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थी। देखिए, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, यानी AICPI, उसके जो आंकड़े पिछले महीनों में आए थे, उन्हें देखकर ही ये साफ हो गया था कि महंगाई भत्ते में 3 या 4% का उछाल तो तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इंडेक्स का जो अपना गणित है वो 2% की ही बढ़ोतरी की ही गवाही दे रहा था और आज कैबिनेट ने उसी गणित पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लोगों को लगता है कि आज टीवी पे फ्लैश हुआ कि डीए बढ़ गया तो बस कल सुबह बैंक से मैसेज आ जाएगा कि खाते में पैसे आ गए। अरे नहीं, हकीकत इससे कोसों दूर है। असली प्रशासनिक और जो कागजी प्रक्रिया होती है वो तो इस ऐलान के बाद शुरू होती है। सुनिए, यहीं पर तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम लोग सब्जी वाले को भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं और पलक झपकते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वहां ये प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंचती है? देखिए, ये सरकारी मशीनरी है, ये यूपीआई की तरह काम नहीं करती। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर कोई मेगा सेल चल रही है। मान लीजिए हम एक बढ़िया सा फोन ऑर्डर करते हैं, पेमेंट कट गया, स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में ऑर्डर कंफर्म्ड भी लिखा आ गया। बिल्कुल। तो ये जो ऑर्डर कंफर्म्ड होना है ना, यही कैबिनेट की मुहर है। सब खुश हो गए, जश्न मना लिया। लेकिन जब तक कंपनी की तरफ से आइटम डिस्पैच्ड का मैसेज नहीं आता, तब तक क्या वो फोन घर पे आता है? बिल्कुल नहीं आता। बस यहां वो डिस्पैच मैसेज वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो आधिकारिक लेटर है जिसके बिना ट्रेजरी से एक भी रुपया इधर से उधर नहीं हो सकता। ये जो फ्लिपकार्ट वाली तुलना आपने की ना, ये काफी हद तक इस पूरी प्रक्रिया की एकदम सही तस्वीर पेश करती है। मतलब कैबिनेट सिर्फ एक नीतिगत मंजूरी देती है, उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है वो उस फैसले को एक आधिकारिक सर्कुलर या ऑफिस मेमोरेंडम में तब्दील करता है। और इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल। अब इन सर्विस कर्मचारियों के लिए जो डीए का लेटर जारी होता है उसमें अमूमन 2 से 8 दिन का समय लग जाता है। सारे अप्रूवल्स, ड्राफ्टिंग और साइनिंग में इतना वक्त जाना एकदम आम बात है। तो ये तो हो गई सर्विस वालों की बात। हाँ, लेकिन बात जब पेंशनर्स की आती है, खासकर हमारे फौजी भाइयों और पूर्व सैनिकों की, तो डीआर यानी डियरनेस रिलीफ का लेटर जारी होने में प्रक्रिया थोड़ी और लंबी हो जाती है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को अपना अलग नोटिफिकेशन निकालना होता है और इतिहास गवाह है कि इस पूरी कवायद में 8 से 12 दिन का समय आसानी से लग जाता है। बिना इस आधिकारिक लेटर के कोई भी डिसबर्सिंग एजेंसी सपने में भी नया रेट सिस्टम में फीड नहीं कर सकती। रुकिए, अगर 8 से 12 दिन लेटर आने में लग रहे हैं, मतलब हम तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पहुंच गए। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है।
दोस्तों, ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कि क्या इसका मतलब ये है कि अप्रैल की जो सैलरी या पेंशन आनी है उसमें ये 60% ये जुड़कर नहीं आएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कई लोग दावा कर रहे हैं कि भाई 18 तारीख को फैसला आ गया है तो 30 अप्रैल को बम्पर पेंशन आने वाली है। क्या ये सिर्फ एक मुगालता है? अप्रैल का पैसा अप्रैल में क्यों नहीं मिल सकता? देखिए, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को खाते में 60% के हिसाब से पैसा आएगा, वो शायद सरकारी पेरोल और स्पर्श जैसे सिस्टम की कार्यप्रणाली को गहराई से नहीं समझते। स्पर्श का सिस्टम थोड़ा अलग है ना? हाँ, स्पर्श हो या फिर बैंक के सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीपीसी, ये कोई एक्सेल शीट नहीं है कि बस एक जगह 58 को 60 किया और लाखों लोगों की पेंशन एक सेकंड में अपडेट हो गई। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। महीने की 15 या 18 तारीख तक आते आते अगले महीने के पेंशन का पूरा डेटा फ्रीज कर दिया जाता है। उसकी ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब अप्रूवल प्रोसेस पहले चालू हो जाता है। हाँ, अब इतनी बड़ी तादाद में जहां लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों का डेटाबेस हो, वहां 25 तारीख को अचानक नया रेट डालकर पूरे महीने का पेरोल दोबारा रन करना तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ा जोखिम है। सिस्टम क्रैश हो सकता है। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश हो सकता है, गलत कैलकुलेशन हो सकती है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, अप्रैल की जो पेंशन प्रोसेसिंग है वो पहले ही 58% के पुराने रेट पर आगे बढ़ चुकी है। तो आज 18 अप्रैल को जो कैबिनेट का फैसला आया, फिर 8-10 दिन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर आने में लगेंगे। तब तक तो बैंकों और स्पर्श द्वारा अप्रैल की पेंशन का अप्रूवल और आरबीआई को मैंडेट भेजने का काम लगभग पूरा हो चुका होगा। सिस्टम इतनी जल्दी नए रेट को अडॉप्ट ही नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अप्रैल के महीने में जो सैलरी और पेंशन आएगी वो पुरानी ही होगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। हाँ, इसे लगभग तय मानकर चलिए। मतलब साफ है दोस्तों, अप्रैल में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सिल्वर लाइनिंग यानी सकारात्मक पहलू भी छिपा है। वो कैसे? देखिए, अगर अप्रैल की पेंशन 58% के पुराने रेट पर ही आ रही है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो एलियर बनेगा वो सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का नहीं होगा, उसमें अप्रैल का महीना भी तो जुड़ जाएगा। अरे हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यानी जब मई के अंत में पेंशन क्रेडिट होगी तो वो सीधे 60% डीए के साथ आएगी और साथ में पूरे 4 महीने का भारी भरकम एरियर भी लेकर आएगी। 3 के बजाय 4 महीने का एरियर मिलना एक तरह से इंतजार का मीठा फल ही है। सही कहा। जो कंफ्यूजन था लोगों में, उसकी असल वजह यही थी। तकनीकी देरी की वजह से अप्रैल का एरियर भी अब पेंडिंग में चला गया है। तो अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मानसिक रूप से खुद को मई के लिए तैयार करना चाहिए। मई की सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप में वो 60% का नया स्लैब भी दिखेगा और जनवरी से अप्रैल तक का वो इकट्ठा पैसा भी। चलिए अब थोड़ी हार्ड टॉक करते हैं, मतलब हवाई बातें बहुत होगी, सीधा गणित पर आते हैं। बिल्कुल, कैलकुलेशन समझना सबसे जरूरी है। मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। यहाँ पर हम 60% डीए की बात कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, 60 एक बड़ा नंबर है, लेकिन असल में बढ़ोतरी तो सिर्फ 2% की ही हुई है ना, 58 से 60। अब मान लीजिए एक सिपाही रैंक के फौजी भाई का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। उनकी बेसिक पे मान लेते हैं 20,463 रुपए है। अब 20,463 का 2% अगर हम निकालें तो वो रकम लगभग 410 रुपए प्रति माह आती है। 410 रुपए। तो आजकल के जमाने में जहां महंगाई इतनी ज्यादा है, महीने के 410 रुपए तो एक बार परिवार के साथ बाहर खाना खाने में ही खत्म हो जाते हैं। क्या सच में ये 2% का इजाफा कोई बहुत बड़ी राहत है या फिर हम सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खुशी मना रहे हैं कि भाई 60% हो गया? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर कोई इसे सिर्फ एक महीने के नजरिए से देखेगा तो 410 रुपए वाकई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगेंगे। हाँ बिल्कुल, वही तो। लेकिन देखिए, सरकारी सिस्टम में डीए का गणित ऐसे काम नहीं करता। इसे सिर्फ एक महीने के हाइक के तौर पर नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग इफेक्ट और लमसम एरियर के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? जब मई में पैसा आएगा तो वो सिर्फ 410 रुपए नहीं होगा। हमने अभी बात की कि 4 महीने का एरियर मिलेगा, तो 410 को जब 4 से गुणा किया जाता है तो वो रकम 1,640 रुपए बन जाती है। 1640 रुपए। एक मुश्त 1640 रुपए खाते में आना रोजमर्रा के किसी बड़े बिल या अचानक आए खर्चे को कवर करने के लिए एक ठोस रकम है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआती बेसिक पे का उदाहरण था। हाँ, ये तो सिपाही रैंक की बात हुई। बिल्कुल।
अगर हम अलग अलग स्लैब्स को देखें तो तस्वीर और साफ होगी। मान लीजिए अगर किसी फौजी भाई या कर्मचारी की बेसिक पे या बेसिक पेंशन 30,000 रुपए है, उसका 2% हुआ 600 रुपए। अब 4 महीने का एरियर जोड़ लें तो 600 गुणा 4 सीधे 2400 रुपए का एरियर बनेगा। अरे वाह, ये तो एक अच्छी खासी रकम है। और अगर कोई सीनियर कर्मचारी है जिनकी बेसिक पे 40,000 रुपए है, तो उनके लिए ये 2% की बढ़ोतरी हर महीने 800 रुपए का इजाफा लेकर आएगी। और एरियर के रूप में 4 महीने के एरियर के रूप में उन्हें 3200 रुपए एक साथ मिलेंगे। कुल मिलाकर 1200 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की एक एक्स्ट्रा रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में हिट करेगी। बिल्कुल। और एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है डिडक्शन। जो आंकड़े हम अभी बता रहे हैं वो ग्रॉस फिगर है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। इन सर्विस कर्मचारियों के लिए इस एरियर में से एनपीएस या जीपीएफ का डिडक्शन भी होगा। वो तो नियम है। लेकिन पेंशनर्स के लिए ये लगभग पूरी तरह से उनके हाथ में आने वाली रकम होगी, बशर्ते वो टैक्स ब्रैकेट में ना आते हों। पर मेरी नजर में असली कहानी इस एरियर के गणित तक सीमित नहीं है। तो असली कहानी क्या है? असली आहा मोमेंट कुछ और ही है। ये जो 2% की बढ़ोतरी हुई है ना, इसने एक ऐसे ट्रिगर को दबा दिया है जिसका असर अगले कई सालों तक सरकारी खजाने और कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आना चाहती थी। एरियर से तो चलिए 1 महीने का राशन आ जाएगा या कोई बिल भर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन ये 60% डीए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। हर कोई 1 जनवरी 2026 की बात कर रहा है। हाँ। तो 8वां वेतन आयोग या जो भी नया सैलरी रिवीजन का मॉडल सरकार लाएगी, इसके लिए 60% का आंकड़ा इतना जादुई क्यों माना जा रहा है? ऐसा क्या होने वाला है 2026 में जो आज के इस 2% के फैसले से सीधा जुड़ा हुआ है? देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भी वेतन आयोग लागू होता है, उसका सबसे पहला काम क्या होता है? बेसिक पे और डीए को मिलाना। बिल्कुल। पुरानी बेसिक पे और उस वक्त तक जमा हो चुके महंगाई भत्ते यानी डीए को आपस में मिला देना। इसे हम मर्जर कहते हैं। मर्जर। अब सोचिए आज डीए 60% पर पहुंच गया है। 2026 आते आते ये शायद 65% या उससे भी ऊपर चला जाए। जब नया पे रिवीजन होगा तो मौजूदा बेसिक पे में ये पूरा 60 या 65% डीए सीधा जोड़ दिया जाएगा और वो एक नई शुरुआती बेसिक पे बन जाएगी। मुझे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे आज 20,000 रुपए है, तो 60% डीए यानी 12,000 रुपए उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है। और वो नए बेसिक पे को सीधे 32,000 रुपए के पार ले जाएगा। रुको, मतलब जो डीए आज एक अलाउंस की तरह मिल रहा है, वो कल बेसिक पे का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही होगा। और असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है ना, क्योंकि जब बेसिक पे 20,000 से बढ़कर 32,000 हो गई, तो उस पे फिटमेंट फैक्टर भी तो लगेगा। यही वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जो सैलरी में असली उछाल लाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। 2.57। मान लेते हैं कि 2026 की रिवीजन में सरकार इसे बढ़ाकर 2.86 या सीधे 3 कर देती है। तो क्या होगा? तो उस कर्मचारी या पेंशनर की वो जो नई बड़ी वाली बेसिक पे बनी है ना, जिसमें 60% डीए पहले से मर्ज हो चुका है, उसे इस नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। अरे बाप रे। नतीजे के तौर पर जो सैलरी या पेंशन बनेगी वो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। ये छोटा सा 2% का हाइक दरअसल उस बड़ी सी नई बेसिक पे की नींव का आखिरी पत्थर है। और दिमाग में भी एक और बात स्ट्राइक करिए, अगर बेसिक पे 20,000 से छलांग लगाकर 35 से 40,000 तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे अलाउंसेस भी तो आसमान छू लेंगे। बिल्कुल छुएंगे, क्योंकि एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो या फौज में मिलने वाले दूसरे भत्ते हों, वो सब तो बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर ही कैलकुलेट होता है ना। हाँ, सबका बेस तो वही है। जब बेस ही इतना बड़ा हो जाएगा तो उस पर मिलने वाला एचआरए भी कई हजार रुपए बढ़ जाएगा। ये तो सच में एक जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट है। 100% सच। और यही वजह है कि वित्त मंत्रालय इस 60% के आंकड़े को लेकर इतना सतर्क रहता है। मतलब सरकार को पता है कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल पता है। सरकार को अच्छे से पता है कि डीए का 60% तक पहुंचना ट्रेजरी पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालने वाला है। सिर्फ बेसिक पे और पेंशन का बजट नहीं बढ़ेगा, बल्कि उन पर आश्रित सारे अलाउंस का बजट भी रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए 1 जनवरी 2026 का रिवीजन एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना होने वाली है। आज का ये 2% सिर्फ एक शुरुआत है उस बड़े तूफान की
जो पे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। सबसे पहली बात, अफवाहों पर ध्यान देना बंद करें। कैबिनेट ने 2% की बढ़ोतरी के साथ डीए और डीआर को 60% पर ला खड़ा किया है। और दूसरी बात, फ्लिपकार्ट के डिस्पैच मैसेज यानी वित्त मंत्रालय के लेटर और स्पर्श की पेरोल फ्रीज टाइमलाइन को देखते हुए अप्रैल में खातों में पुरानी पेंशन ही आएगी। बिल्कुल, कोई चमत्कार नहीं होने वाला अभी। लेकिन तीसरी और सबसे अहम बात, मई के महीने में फौजी भाइयों और कर्मचारियों को 4 महीने का यानी जनवरी से अप्रैल तक का शानदार एरियर मिलेगा, जो बेसिक पे के हिसाब से 1200 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो 60% के इस ऐतिहासिक आंकड़े ने 2026 के सैलरी रिवीजन का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार कर दिया है। भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक पे, इन सब का गणित अब इसी 60% के फाउंडेशन पर खड़ा होगा। यह समय है कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी वित्तीय नियोजन को उसी हिसाब से अलाइन करें, क्योंकि आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जाने से पहले एक विचार पर गौर करना बहुत जरूरी है। हम सब 2026 के बड़े उछाल का सपना देख रहे हैं। हाँ, जरा सोचिए, जब ये 60% या 65% डीए कर्मचारियों और फौजी भाइयों की नई बेसिक पे का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा और बेस इतना बड़ा हो जाएगा, तब भविष्य में होने वाली छोटी सी 1% या 2% की बढ़ोतरी भी कुल सैलरी और पेंशन में कितना बड़ा उछाल लाएगी। हजारों रुपयों का फर्क सिर्फ 1% से आ जाएगा। सही बात है। सवाल ये है कि क्या हमारा मौजूदा सिस्टम, अर्थव्यवस्था और नीतियां इतने बड़े वित्तीय डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।